इसको अपन अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आओ, नीड ऑफ सर्वे ऑफ लॉसेस, सेक्शन 64 यूएम, जो अपन बोलते हैं ना 50,000 से नीचे के सर्वे करने हैं, वो सब सेक्शन 64 यूएम ऑफ इंश्योरेंस एक्ट में लिखा हुआ है। सेक्शन 64 यूएम के अंदर क्या है, नो क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ अ लॉस विच आर अकर्ड इन इंडिया रिक्वायर्ड टू बी प्लेड और सेटल्ड इन इंडिया इक्वल टू और एक्सीडिंग 20,000 के बराबर या इससे ऊपर वाला कोई भी लॉस हो तो एक्सटर्नल सर्वेयर अपने को लगाना है। पर्सन हु होल्ड्स अ लाइसेंस टू एक्ट लॉस एंड सर्वेयर एंड लॉस असेसर। 64 यूएम है सर्वेयर के लिए, 64 वीबी है प्रीमियम के लिए। 64 वीबी क्या बोलता है, नो इंश्योरर शैल अज्यूम एनी रिस्क अनलेस अंटिल प्रीमियम इज रिसीव। जब तक प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तब तक पॉलिसी कुछ भी वैलिड नहीं है। ठीक है, तो प्रीमियम एडवांस में मिलना चाहिए और इसकी कंफर्मेशन जो है अपने को 64 वीबी के अकॉर्डिंग हर पॉलिसी में करनी पड़ती है। उसके बाद में ये एक्ट अमेंड हुआ, इंश्योरेंस एक्ट 1968 में, और उसने टैरिफ एडवाइजरी कमेटी बनाई। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी का अपन अंडरलाइन करेंगे 64 यूसी। तो ये तीन अपने को याद करके जाना है। 64 वीबी तो सबको याद होगा, 64 यूएम अपने सर्वेयर के लिए है, और 64 यूसी के अंदर टैरिफ एडवाइजरी कमेटी बनाई। टैरिफ एडवाइजरी कमेटी क्या करती है, कंट्रोल एंड रेगुलेट रेट, एडवांटेज, टर्म्स, कंडीशन, कैसा फॉर्मेट रहेगा पॉलिसी का, ये सब कंट्रोल करती है। आईआरडी एक्ट के अंदर क्या है, आईआरडी एक्ट के अंदर वही सब इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिया में कैसे होना है और इंश्योरेंस को प्रमोट करना है, वो सारी चीज़ें आईआरडी को जो पावर मिलती है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 से मिलती है। ये क्या क्या करेगा, रेगुलेट, प्रमोट एंड एंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस, इसको देखेगा। इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यू, मॉडिफाई किसके करेगा, ये इंश्योरेंस कंपनी के, चाहे इंटरमीडिएट हो, जैसे ब्रोकर हो गया, सर्वेयर हो गया, सबके। कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर करेगा, सारे स्टेक होल्डर के। एफिशिएंसी प्रमोट करेगा, गुड बिजनेस प्रमोट करेगा। इसके अंदर कोई इंश्योरेंस के अंदर लाइसेंसिंग वगैरह की कोई फीस है तो वो लेगा। रेट्स वगैरह रेगुलेट करेगा। कंपनियों के इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो रेगुलेट करेगा। मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी, मार्जिन ऑफ सोल्वेंसी क्या होता है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को जितने रुपए का वो मार्केट में बिजनेस कर रही है उससे कुछ गुना ज़्यादा बैंक गारंटी देनी होती है, ताकि अगर वो दिवालिया भी हो जाए तो जिनका बीमा किया हुआ है उनको पैसा मिल सके। उसको बोलते हैं सोल्वेंसी मार्जिन। कोई डिस्प्यूट हो गया इंश्योरर और इंटरमीडियरी के बीच में, उसको सॉल्व करेगा। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देती है उस हिसाब से काम करेगा ये। इसके अलावा इस अथॉरिटी के पास क्या पावर है, अंदर सेक्शन 25 ऑफ आईआरडी एक्ट वो एक कमेटी अप्रूव कर सकते हैं जिसके अंदर 25 मेंबर होंगे। इस कमेटी को क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी। बस अपने को इतना ही ध्यान रखना है, सेक्शन 25 आईआरडी एक्ट वो एक इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बना सकते हैं जिसके अंदर 25 मेंबर होते हैं। ये घूम फिर के 2-3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं।
ये इतने सारे तो याद ही नहीं रहेंगे, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद में अपन ये वाली लाइन अंडरलाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोविजन, इंश्योरेंस एक्ट जब अमेंड हुआ 1938 का जो इंश्योरेंस एक्ट है वो अमेंड जब हुआ, तो उसके अंदर नए प्रोविजन के हिसाब से पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ होनी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए, जनरल इंश्योरेंस के लिए 100 करोड़ होनी चाहिए और 200 करोड़ होनी चाहिए री इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। ये अपन मार्क कर लेंगे, क्वेश्चन यही बनता है। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों में से कोई भी काम कर रहा है उसके लिए पेड अप कैपिटल इतनी होनी चाहिए, और री इंश्योरेंस का अगर काम करना चाह रहा है कोई भी कंपनी तो 200 करोड़ पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। उसके अलावा मैक्सिमम होल्डिंग और शेयर बाय प्रमोटर कितना होना चाहिए? 26%। तो मोस्टली तो यही क्वेश्चन आता है, इसको आप अंडरलाइन करो। बाकी इतने सारे सेक्शन तो खैर याद नहीं रहने वाले हैं। अब इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें क्या हुआ? इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण हुआ। इसकी भी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़। एक्सक्लूजिंग डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू मेड अंडर सेक्शन। इसमें भी 26% स्टेक होल्डर से ज्यादा कोई भी इनकॉर्पोरेशन नहीं होना चाहिए। तो इसमें से क्वेश्चन बस ऐसे आएंगे, कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए फलाना ढिमका। इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या लाई नया? नो इंटरमीडिएट और इंश्योरेंस इंटरमीडिएट शैल बी पेड कॉन्ट्रैक्टेड टू बी पेड ऑफ कमीशन फी रेम्युनरेशन इन एनी फॉर्म एक्सीडिंग 30%। 30% से ज्यादा कमीशन किसी भी एजेंट को नहीं मिलेगा, किसी भी इंटरमीडियरी को नहीं मिलेगा। अब आ गया इंडियन री इंश्योरर। इंडियन री इंश्योरर का मतलब इंडिया का खुद का री इंश्योरर। पहले जो री इंश्योरेंस अपन कराते थे वो स्विस सारी से कराते थे। उसके बाद में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कुछ चेंजेस हुए। उसके बाद में इंडियन री इंश्योरर अपना खुद का GIC-RE एस्टेब्लिश हुआ। इसमें क्या हुआ? GIC, इसका फुल फॉर्म अपन ये यहाँ से अंडरलाइन करके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म में पूछते हैं और अपन उसमें रह जाते हैं। जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसको क्या किया? ये बनाया गया जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 2002 में, ये बनाया गया। ये सबसे सुपरिटेंडेंट था और सारा कंट्रोल करता था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस और री इंश्योरेंस बिजनेस। लेकिन जब ये एक्ट आया तो इसको बोल दिया कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस आप नहीं करोगे, आप सिर्फ री इंश्योरेंस बिजनेस करोगे। तो इसके GIC के जितने भी शेयर थे उनको इन 4 में डिवाइड करके 4 सब्सिडियरी कंपनी बना दी गई, नेशनल, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड। अब ये चारों तो करते थे जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, और GIC-RE जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो करती थी री इंश्योरेंस बिजनेस। पीछे 64 UM का 20,000 था। ये आने के बाद यहाँ पे रेगुलेटरी स्पेसिफाइड लिमिट फॉर मोटर क्लेम इज 50,000 एंड दूसरे 1,00,000 अदर देन मोटर।
उसके बाद में IRD रेगुलेशन 2002 और अमेंडमेंट जो हुए 2017 में, उसमें PPI गाइडलाइन आई कि भाई कस्टमर को क्लैरिटी होनी चाहिए, सारे प्रोस्पेक्ट मिलने चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन जो है इंश्योरर या फिर उसके एजेंट कस्टमर को देंगे, कितने दिन में पॉलिसी बननी चाहिए, कितने दिन में क्लेम मिलना चाहिए, ये सब प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट की गाइडलाइन जारी हुई। इसको अपन अंडरलाइन करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट में। इट इज ड्यूटी ऑफ इंश्योरर टू फर्निश इंश्योर्ड फ्री ऑफ चार्ज विद इन 30 days एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। अगर कोई प्रपोजल फॉर्म है जो इंश्योर्ड ने भर के दिया है तो विद इन 30 days एक्सेप्टेड प्रपोजल फॉर्म की उसको कॉपी दी जाएगी। अगर प्रपोजल फॉर्म यूज नहीं हुआ है तो 15 दिन के अंदर ये सारी जानकारी कवर नोट के अंदर या पॉलिसी के अंदर दी जाएगी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? इंश्योरेंस कंपनी की। या तो 30 दिन में प्रपोजल फॉर्म देगा, अगर प्रपोजल फॉर्म यूज नहीं हुआ तो 15 दिन में पॉलिसी देगा। ये अंडरलाइन कर दिया? यस सर। प्रपोजल शैल बी प्रोसीडेड बाय इंश्योरर। प्रपोजल जो सारे हैं वो फटाफट स्पीड और एफिशिएंसी से अपने डिसीजन जो है राइटिंग में 15 दिन के अंदर कस्टमर को बताएगा। प्रपोजल फॉर्म क्या आता है तो आपको ध्यान है। उसके बाद में ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस, भाई आप कंप्लेन करोगे तो उसके लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, तो वो इंश्योरेंस कंपनी में, हर इंश्योरेंस कंपनी में होना चाहिए, वो लागू किया गया। तो फिर हर इंश्योरेंस कंपनी में ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर शुरू हुआ। उनको अब अपने इन हाउस कस्टमर की शिकायत सुनने के लिए इन हाउस टीम उनको बिठानी पड़ी। उसके बाद में रेगुलेशन 7 क्या बोलता है? कंटेंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी के अंदर क्या क्या होना चाहिए? नेम, एड्रेस होना चाहिए, फुल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ये सब, एक्सिस कितना होना चाहिए, पेरिल कवर्ड सम इंश्योर्ड, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, ये सब तो आप इजीली गेस कर लोगे क्योंकि पॉलिसी सबने देखी हुई है। पॉलिसी में क्या क्या होता है आपको ध्यान नहीं। जो भी सर्वेयर होगा उसको अपनी सारी फाइंडिंग्स इंश्योरर को 30 दिन के अंदर अंदर बतानी होगी और कॉपी की रिपोर्ट की कॉपी इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। जहाँ पे भी 30 दिन में रिपोर्ट पूरी नहीं कर पा रहा है तो कस्टमर को कॉपी में रखते हुए इंश्योरेंस कंपनी से वो एक्सटेंशन मांग सकता है कि मैं रिपोर्ट देने में मुझे देरी हो रही है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने से ज़्यादा सर्वेयर रिपोर्ट नहीं रोक सकता। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। 30 दिन में रिपोर्ट देनी होती है मैक्सिमम, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा वो रिपोर्ट को नहीं रोक सकता। ये कर लिया आपने मार्क। क्वेश्चन यही आता है इसमें से। एक तो ये मार्क करना, दूसरा ये वाला पैराग्राफ मार्क करना। उसमें भी ये, जब सर्वे रिपोर्ट मिल गई और वो इनकम्प्लीट है तो वो इंश्योरेंस कंपनी को सर्वेयर को क्वेरी डालनी है। तो क्वेरी कब डाल सकता है? विद इन 15 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल सर्वे रिपोर्ट। ये मार्क हो गया आपका एक क्वेश्चन नीचे वाला मार्क हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑन रिसिप्ट ऑफ सर्वे रिपोर्ट एडिशनल सर्वे रिपोर्ट। अब क्वेरी भी आ गई, क्वेरी की एडिशनल सर्वे रिपोर्ट भी आ गई। उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी को 30 days में एक सेटलमेंट ऑफर करना होता है इंश्योर्ड को कि भाई हम आपको इतना रुपया दे रहे हैं। और उसका जो इफ द इंश्योरर फॉर एनी रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड कम्युनिकेशन टू इंश्योर्ड डिसाइड टू रिजेक्ट अ क्लेम इट शैल बी डन विद इन 30 days। अगर उसको क्लेम रिजेक्ट भी करना है इंश्योरेंस कंपनी को तो
30 दिन में करना है। कब? फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ सर्वे रिपोर्ट या एडिशनल सर्वे रिपोर्ट, जैसा भी हो। अगर खाली उसमें कोई कमी नहीं है रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट मिलने की डेट से कमी है तो क्वेरी का रेस्पॉन्स वाली रिपोर्ट मिलने के, जो एडिशनल सर्वे रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर रिजेक्ट करना है। अगर पे करना है तो भी 30 दिन के अंदर उसको सेटलमेंट देना है। और जब इंश्योर्ड एग्री कर लेता है कि हाँ भाई ठीक है इतना पैसा मुझे दे दो, तो एक्सेप्ट करने के 7 दिन के अंदर 7 डेज के अंदर उसको पेमेंट करना है। अगर 7 डेज के अंदर पेमेंट नहीं होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट एट रेट विच इज 2% अबव बैंक रेट प्रिविलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ, ये पूरा का पूरा ये यहाँ तक ये क्वेश्चन आता है। इसमें 2%, 3%, 2% अबव बैंक रेट, 2% बिलो बैंक रेट, ऐसे ऑप्शन होंगे। अगर 7 दिन में वो पेमेंट नहीं करते हैं एक्सेप्टेंस के बाद, तो उनको 2% अबव बैंक रेट, मतलब बैंक रेट अगर 6% है तो इनको 8% ब्याज उनको देना पड़ेगा। अब आगे आ गया कि अगर किसी को एड्रेस चेंज कराना है, डुप्लीकेट पॉलिसी चाहिए, एंडोर्समेंट कराना है, गाइडेंस चाहिए कि मैं अपना क्लेम कैसे फटाफट सेटल कराऊं या रजिस्टर कराना क्लेम, तो उसका रेस्पॉन्स इंश्योरेंस कंपनी 10 दिन में देगी। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं आता है, ये 2% वाला पक्का ही आता है, और ये 7 दिन वाला, और जो ऊपर आपको मार्क करा है वो। अब कुछ और मार्क करने हैं, जिन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज अ जुरिडिक्शन टू एंटरटेन अ कंप्लेन ऑफ वैल्यू सर्विस एंड कंपनसेशन क्लेम लेस देन, कंप्लेन की वैल्यू प्लस कंपनसेशन जो उसने क्लेम किया है उसकी वैल्यू 25 लाख से कम हो, तो वो कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट फोरम। अच्छे से नोट कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। 50 सर 50। अरे आगे आएगा 50, अभी इसमें 25 ही है। नहीं 50 हो गया सर। अरे पर इसमें 25 ही है मेरे भाई। अरे सर पेपर भेजे मैंने 2 भी सुबह सुबह, जो इसके साथ बुक के साथ में आए थे, अलग से लगे हुए, व्हाट्सएप किए। तो इसमें क्या क्या है? कोर्स 50 लाख और 45 दिन। तो इसमें 2 पन्नों पे चेंजेस है, 2 पन्नों पे चेंजेस है केवल। चैप्टर 8, हाँ पेज नंबर 139 की चैप्टर 8, और दोनों में ऊपर वो लिख रखा है पहले क्या वैल्यू थी, नीचे जो नई चेंजेस हुए वो। ठीक है, तो इसको तू ही मार्क करा देना। अब इसमें 50 करना है ना, तो इसको भाई 50 कर दो। डिस्ट्रिक्ट फोरम यहाँ पे 50 लाख कर दो, और 45 दिन, और 45 दिन कर दो इसको। लेकिन ये क्वेश्चन यही आएगा आपके, है ना? तो इसको 50 कर लो, इसको 45 कर लो। ये याद करके जाना है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में 50 लाख तक के केस देखे जाते हैं, उससे ऊपर के नहीं देखे जाते। और अपील कब की जा सकती है? 45 दिन में। उसके आगे का बता दे भाई, ये भी सही है ना कि ये भी गड़बड़ है? नीचे वाले में है 50 लाख, 2 हाँ, करोड़ 50, ये 2। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट स्टेप, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम से आप संतुष्ट नहीं है, 45 दिन के अंदर वो आपका सेटलमेंट नहीं कर रहा है, तो आपने अपील करनी है स्टेट कमीशन में। लेकिन अगर आपका 50 लाख से ऊपर का क्लेम है तो आप यहाँ नहीं जाओगे, डायरेक्ट स्टेट कमीशन में आ जाओगे। यहाँ पे सुनवाई होती है 50 लाख से 2 करोड़ तक के केसेस की, और इनकी अपील भी 45 दिन होगी क्या भाई? नहीं 30 दिन है सर। इसकी अपील अगर आप करना चाहो तो 30 दिन में कर सकते हो। तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम अमाउंट दिन, स्टेट कमीशन अमाउंट दिन, बस इतना अंडरलाइन करना है।
उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने स्टेट कमीशन की भी आपको अपील करनी है, तो आप नेशनल कमीशन में करोगे, जो कि फाइनल अथॉरिटी है। यहाँ पे 2 करोड़ से ऊपर के क्लेम देखे जाएंगे, इसको 2 करोड़ कर लो, वहां से ऊपर के क्लेम देखे जाएंगे। और इससे भी संतुष्ट नहीं हो तो 30 दिन के अंदर आपको नेशनल कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में अपील डालनी है, क्योंकि इसके ऊपर कोई यहाँ पे नेशनल कमीशन जो है इस एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश की गई फाइनल अथॉरिटी है। इससे ऊपर की कोई इंश्योरेंस एक्ट में अथॉरिटी नहीं है। इससे ऊपर आपको जाना है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, या मान लो अगर इससे संतुष्ट नहीं हो तो। क्योंकि पैसे का कोई मैटर नहीं है, 2 करोड़ से ऊपर का कुछ भी आता है तो वो नेशनल कमीशन आराम से हैंडल कर लेगी। बात है सिर्फ आपको जजमेंट अगर सही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है बायस्ड है, मेरी सुनवाई ढंग से नहीं हुई, उस केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन आएगा इसमें से ओम्बड्समैन वाले से। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, ओम्बड्समैन मे रिसीव एंड कंसीडर कंप्लेन। ओम्बड्समैन कौन सी कंप्लेन रिसीव कर सकता है और उनके ऊपर ऑर्डर दे सकता है? एनी पार्शियल या टोटल रेपुटेशन, पूरा या आधा क्लेम खारिज हो गया वो। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग टू प्रीमियम पेबल, एनी डिस्प्यूट ऑन लीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिसी, कस्टमर ने बोल दिया साहब इन्होंने पॉलिसी में लिखा है मुझे दे नहीं रहे, वो सारे डिस्प्यूट। डिले इन क्लेम सेटलमेंट, क्लेम 6 महीने पड़े हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी दे नहीं रही, तो आप ओम्बड्समैन में जा सकते हो, वो आपकी सुनवाई करेगा। नॉन इश्यू ऑफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, आपने एंडोर्समेंट कराया, पॉलिसी बनाई, आपको प्रीमियम भी दे दिया बट आपको पॉलिसी नहीं दी, तो वो भी सुनवाई ओम्बड्समैन में हो सकती है। तो ये 5 इश्यू हैं, ये अपने को याद करके जाने हैं कि ओम्बड्समैन ये 5 चीजें देखता है, इसके अलावा छठी चीज वो नहीं देखता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है ये, नो कंप्लेन टू द ओम्बड्समैन शेल लाई स्टिल। जो प्रीवियस कंप्लेन आपने रिटर्न में इंश्योरेंस कंपनी को दी थी वो रिजेक्ट हो गई है, आपको 1 महीने तक रिप्लाई नहीं मिला है इंश्योरेंस कंपनी से अपनी कंप्लेन पे, और या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के रिप्लाई से। ये जो कंप्लेन है 1 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। रिजेक्शन जो है मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट किया 2022 में, अब जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 साल के अंदर आपको ओम्बड्समैन के पास जाना है। ये जो कंप्लेन है किसी कोर्ट में, कंज्यूमर फोरम में पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोर्ट या कंज्यूमर फोरम में लगाई हुई है तो ओम्बड्समैन नहीं सुनेगा। अब जो रिकमेंडेशन है ओम्बड्समैन की वो कब देगा? 15 डेज के अंदर ओम्बड्समैन ने जो भी दिया है, चाहे इंश्योरर को दिया है चाहे पार्टी को दिया है, 15 दिन में उसकी रिसिप्ट देनी है। कॉपी ऑफ एक्सेप्शन लेटर, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया ओम्बड्समैन का तो रिटर्न कंफर्मेशन 15 दिन के अंदर देनी है। अब आ गया अवार्ड, इसमें भी कोई चेंज है क्या जय भाई? 30 लाख और 30 दिन। यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 कर लेंगे भाई। 15 दिन की जगह 30 दिन हो गए। कहाँ है 15 दिन? ये हाँ ये 30 दिन हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। अवार्ड कितना होना चाहिए? ओम्बड्समैन ने जो पास किया है नॉट मोर देन 30 लाख इंक्लूसिव ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट या अदर एक्सपेंस, सारा कुछ मिला के 30 लाख से ऊपर का अवार्ड नहीं होना चाहिए।
कंप्लेन के 3 महीने के अंदर उसको वो अवार्ड देना है ओम्बड्समैन को। तो ओम्बड्समैन की लिमिट कितनी है? 3 महीने। इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। जब अवार्ड दे दिया तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उस अवार्ड का 30 दिन में पालन करेगी और रिसिप्ट देगी एक्सेप्टेंस लेटर की कि ठीक है, हमने आपका अवार्ड एक्सेप्ट कर लिया है और हम इसका पालन कर रहे हैं। मोटे मोटे आपको यही याद रख के जाना है, बाकी इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा। अदर लॉ आ गए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या लिखा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है किस तरह से डिजाइन होना चाहिए, क्या क्या नियम शर्तें होनी चाहिए, किस तरह का फेयर होना चाहिए, वो जुआ नहीं होना चाहिए, ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट लीगल माना जाएगा। उसके अंदर क्या है? एलिमेंट्स, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट की विशेषताएं क्या है कि किसी आदमी को ऑफर करना होता है और कोई दूसरा उसको एक्सेप्ट करे, वही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कंसिडरेशन मतलब उसमें जो भी काम हो रहा है उसके बदले में दोनों पार्टियों को कुछ मिलना चाहिए। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी वादा कर रही है कि हम क्लेम देंगे और इंश्योर्ड क्या कर रहा है? वो प्रीमियम दे रहा है। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी, दोनों पार्टी एक ही चीज पे सहमत होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, किस क्षमता में वो कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मेरी क्षमता ये है। कस्टमर बोलेगा मेरी क्षमता ये है, मुझे इंश्योरेंस लेना है। लीगलिटी, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट लीगल होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में क्या होता है? ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड बाय वन पार्टी एक्सेप्टेंस एंड ऑफर मेड बाय अनदर पार्टी। ये यूजुअली इंश्योरेंस कंपनी में अपन कैसे कहते हैं? प्रपोजर, और जो कि प्रपोजल फॉर्म देता है, और एक्सेप्ट करने वाला अंडरराइटर। यूजुअली इंश्योरर, ये वाली लाइन अंडरलाइन करना, इंश्योरर यूजुअली एक्सेप्टेंस कैसे दिखाता है? अपनी कवर नोट इश्यू करके। अगर पॉलिसी इमीडिएटली इशू नहीं हुई तो कवर नोट इशू हो गया, मतलब आपकी पॉलिसी उसने बना ली, आपका जो प्रपोजल था उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस दिखाने के लिए ये एज इट इज लाइन आती है। एक्सेप्टेंस दिखाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी कवर नोट या पॉलिसी इशू करती है। कंसिडरेशन वही प्रीमियम है, तो कंसिडरेशन यहाँ पे प्रीमियम को गोला कर लो, यहाँ कंसिडरेशन को गोला कर लो। जहाँ पे भी सवाल है कंसिडरेशन को इंश्योरेंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? प्रीमियम को कंसिडरेशन कहते हैं इंश्योरेंस की लैंग्वेज में। दूसरा सवाल आ सकता है कॉन्शियस एड इडेम। तो उसके लिए अपने को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कौन से पॉइंट के अंदर कॉन्शियस एड इडेम का प्रिंसिपल लागू होता है? एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा इसमें से, और कुछ भी नहीं आएगा। कैपेसिटीज आपको बताई दी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वो अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट दिखाएगा। वो इंश्योरेंस कंपनी है तो उस कैपेसिटी में बीमा करेगी। उसके बाद में आपको ये लाइन पढ़ के जानी है। इसमें से कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे आपको, जैसे कि ये हटा दिया और नीचे ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एलिगेटरी, वॉलंटरी, एग्जीक्यूटरी, सिनाल क्या लिखा है? सिनालगमेटिक, पता नहीं क्या है, पढ़ने में नहीं आता। कंडीशनल और पर्सनल होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट इज voluntary insofar as it depends on a contingency on the occurrence of which it is intended to provide relief through such contingency may never occur, e.g. an accident। अब आपसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, ए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एलिएटरी, मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है कि कोई ना कोई घटना, कंटिजेंसी मतलब कोई न कोई ऐसी
चीज, यानी कि ये पेरिल से यहाँ पे रेफर कर रहा है, वो होनी चाहिए जिसके होने पे इंश्योरर जो है वो इंश्योर्ड को रिलीफ दे सके, जैसे कि एक्सीडेंट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एलिएटर होना चाहिए। उसके बाद में वॉलंटरी होना चाहिए, मतलब इंश्योर्ड की इच्छा है तो वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। इस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वॉलंटरी से मतलब है कि दबाव नहीं होना चाहिए। एज द पार्टीज एक्टिंग, दोनों में गुड फेथ होना चाहिए। सर्टेन प्रोविजन कंडीशन उसमें होनी चाहिए, और वो जो कंडीशन या जिन शर्तों पे बीमा कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए। अब आपको बोलेंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूटरी कौन से सेंस में, तो क्वेश्चन ऐसा आता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी इन सेंस, तो ये पूरी की पूरी लाइन भी नीचे दी हुई होगी। तो एग्जीक्यूटरी क्यों है? दैट इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड अंटिल पेमेंट ऑफ अ सम इंश्योर्ड, मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है हर समय चालू नहीं रहता है, वो तभी चालू होगा, ट्रिगर कब होगा, जब उसको पेमेंट दिया जाएगा। पेमेंट के बिना वो कागज का टुकड़ा है। सिनालोगमेटिक इन सेंस दैट इट इम्पोज रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन। ये सिर्फ एक ही लाइन मैंने तो देखी है इसमें से क्वेश्चन में आती है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिनालोगमेटिक क्यों होता है, क्योंकि वो रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन देता है। मतलब कुछ जानकारी इंश्योर्ड को देनी है तो वापस इंश्योर्ड की भी ड्यूटी बनती है कि वो कुछ जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दो। तो ये वाली लाइन अपन अंडरलाइन कर लेंगे कि सिनालोगमेटिक क्यों होता है, रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन। ये दो वर्ड, बस ये दो वर्ड गोले कर लो, आपका काम हो जाएगा। इट इज कंडीशनल कि भाई एक्सीडेंट होगा तो पैसा मिलेगा, प्रीमियम आएगा तो पैसा मिलेगा, ये सारी उसमें कंडीशंस होती है। इट इज पर्सनल, पर्सनल क्यों है? क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका नेचर पर्सनल है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है वो, क्योंकि वो इंश्योर्ड पर्सन को फॉलो करता है, प्रॉपर्टी को नहीं करता है। मतलब आपने जो बीमा किया है वो बीमित के होने वाले नुकसान का किया है, गाड़ी का नहीं किया है। गाड़ी टूटने से जो बीमित का नुकसान हुआ एक्चुअल में बीमा उसका है, ये कहना चाह रहा है वो। समझ गए आप कि नहीं समझे? ट्विस्टेड पॉइंट है, किसको नहीं समझ में आएगा? सबको आ गया? आ गया सर। ठीक है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका कंप्लायंस होना चाहिए, उसके बिना इसमें कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए स्ट्रिक्ट कंप्लायंस भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का जरूरी है। उसके अलावा ये अंडरलाइन करेंगे कि जहाँ पे भी बेनिफिट ऑफ डाउट आता है, जहाँ पे कुछ साबित नहीं हो रहा, वहाँ पे फेवर में किसके जाएगा? पॉलिसी होल्डर के। बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू पॉलिसी होल्डर, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद में ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज कैसे किया जाता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया जाता है एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से, एग्रीमेंट से कि भाई मुझे अब ये आगे नहीं चलाना। बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ इंश्योरर, इंश्योरर अगर बैंकरप्ट हो गया तो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। बाय ब्रीच, बाय मर्जर, तो इसमें मोस्टली ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन आएगा आपके। ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होता है? परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट, इंसॉल्वेंसी, ब्रीच, मर्जर, ये पूरा का पूरा आपको ध्यान में रखना है, ABCDE।
कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिसी फलाना ढिमकड़ा, इसमें प्रपोजल फॉर्म, क्लॉज, एंडोर्समेंट, वारंटी वगैरह अटैच होने चाहिए। लीगल डॉक्यूमेंट है, स्टाम्प डॉक्यूमेंट है, स्टाम्प लगा हुआ होना चाहिए, कोई नहीं लगाता स्टाम्प। वर्ड्स जो पॉलिसी में यूज किए जा रहे हैं वो ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस के होने चाहिए। जैसे कि अगर फायर लिखा है पॉलिसी में तो फायर का मतलब होना चाहिए फ्लेम या एक्चुअल बर्निंग। उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जय इज ऑन फायर, वैसे फायर नहीं निकालोगे, ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस में निकालोगे। जब ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस में उस शब्द का कोई मतलब नहीं निकलता है तो अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं अपना संविधान, उसके अंदर उसकी कोई दी हुई है क्या, जैसे कि थेफ्ट, तो थेफ्ट के अंदर ऑर्डिनरी सेंस तो थेफ्ट ही निकलता है, पर जब डिस्प्यूट होता है तो अपन देखते हैं अपना संविधान, उसके अंदर थेफ्ट की क्या परिभाषा दी हुई है, उस हिसाब से डिसीजन होते हैं। तो जैसे कि ये थेफ्ट है तो उसको कैसे दिए जाएंगे, क्योंकि ये अपने स्टैच्यू में लिखा हुआ है तो आईपीसी में उसकी डेफिनेशन क्या है वो देखी जाएगी। एक तो ये वर्ड ऐसे ऐसे हैं बोलने में नहीं आते। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रा प्रो फेरेंटेम, कॉन्ट्रा प्रो फेरेंटेम रूल, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्ट्रा प्रो फेरेंटेम रूल, जहाँ पे कुछ भी वर्डिंग के अंदर एम्बिग्यूटी है, मतलब वर्डिंग ऐसी है कि इंश्योरेंस कंपनी भी डिफाइन नहीं कर पा रही और इंश्योर्ड बोल रहा है कि मुझे तो ये इस तरीके से लगा, आपने ऐसे लिखा लेकिन मुझे इस तरीके से लगा, वहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी है तो वो ड्राफ्टर के अगेंस्ट में जाएगी। मतलब इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी में नहीं है तो वो कोर्ट जो है मानेगा कि ये तुमने गलत लिखा है, इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है। तो ये जो दायित्व है वो बीमा कंपनी का है कि वो ऐसे वर्ड यूज करे जिनका मीनिंग क्लियर हो जब वो पॉलिसी ड्राफ्ट करे, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट किसको जाएगा, इंश्योर्ड को जाएगा। तो ये पहली लाइन है, इसको याद करोगे तो बाकी का मैटर आपको याद आ जाएगा कि कॉन्ट्रा प्रो फेरेंटम लॉ के रूल के हिसाब से जो भी एम्बिग्यूटी है वर्डिंग की वो इंश्योरर के खिलाफ जाएगी, इसको ये वाला रूल बोलते हैं। दूसरे फलाने टिमकड़े रूल है। दूसरे रूल क्या है, क्लॉजेज जो है, जो भी क्लॉज आप पॉलिसी में लगाओगे वो इटैलिक में होने चाहिए। इटैलिक मतलब टेढ़े ऐसे। क्लॉजेज जो कि प्रिंट किए गए हैं या टाइप किए गए हैं मार्जिन ऑफ द पॉलिसी, उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा उनसे जो कि उसकी बॉडी में, पॉलिसी बॉडी के अंदर ना लिख के अलग से नीचे लिखा है तो उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंटेड वर्डिंग इज ओवर रिटन बाय टाइप रिटन वर्डिंग। अगर उस पॉलिसी में एक कंडीशन है जो प्री प्रिंटेड है जिसका प्रिंट निकला है सिंपल सा, और फिर आपने उसके ऊपर एक नई कंडीशन टाइप कर दी है, तो पुरानी कंडीशन के ऊपर वो टाइप्ड कंडीशन ओवरराइड करेगी। जैसे कि ऊपर आपने लिखा था कि इसमें फायर कवर है और नीचे आपने लिख दिया कि फायर लाइटनिंग कवर है, तो जो टाइप की हुई है उसको माना जाएगा प्रिंटेड को, प्रिंटेड से पहले उसका महत्व ज्यादा होगा, कुल मिला के महत्व ज्यादा होगा। प्रिंटेड से ज्यादा टाइप और राइटर से लिखे हुए का महत्व है, टाइप राइटर से लिखे हुए से ज्यादा हैंड रिटन का महत्व है। अगर पॉलिसी पे हाथ से कुछ लिख के आपने सील साइन करके दिया है तो वो सबसे सुपरिटेंडेंट है। ठीक है सर, ये दोनों आपको समझ आ गया ना। प्रिंटेड के ऊपर होता है टाइप रिटन, टाइप रिटन से ज्यादा महत्व मिलता है हाथ से लिखे हुए को।
अब अपन विदाउट प्रेजुडाइज क्यों लिखते हैं? तो सर्वेयर आर इंस्ट्रक्टेड टू प्रोसीड विद सर्वे विदाउट प्रेजुडाइज, मतलब आपको बायस होकर सर्वे नहीं करना, बायस होकर सर्वे रिपोर्ट नहीं देनी है, इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड रिपोर्ट देनी है। तो वहां पे विदाउट प्रेजुडाइज होके सर्वे करने को बोला जाता है। जहाँ पे भी वारंटी का ब्रीच है या डिसएग्रीमेंट है कॉज ऑफ लॉस, अमाउंट ऑफ लॉस से इंश्योर्ड को जो है ये पता होना चाहिए कि सर्वेयर जो है उसकी रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि क्लेम हो गया, सर्वेयर ने लिख दिया, इसका मतलब लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की बन गई। वो कब बनती है? जब सेटलमेंट ऑफर दिया जाता है। इसमें भी कुछ चेंज है क्या जय भैया? नहीं सर, केवल उसी जगह पे था। ठीक है। उसके बाद में सर देखो, इंश्योरेंस एक्ट जो है 1988 में वापस चेंज किया गया। उसके अंदर कुछ केसेस में, जो छोटे केसेस हैं, वहां पे क्लेमेंट को नॉट रिक्वायर्ड टू प्ली, मतलब याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है। किसके लिए? टू एस्टेब्लिश डेथ और परमानेंट डिसेबलमेंट। सिर्फ आप मेडिकल सर्टिफिकेट लाए, आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है कि भाई अगले आदमी की गलती थी या नहीं थी। इसको बोलते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी। ठीक है सर, नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंदर आपकी गलती है चाहे अगले की गलती है, जिसके चोट लगी है या जिसकी डेथ हुई है उसको पैसा मिलता है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका कंपनसेशन जो है वो 3 पॉइंट अपने को देता है। 3 सवाल इसमें पक्के आते हैं, तो ये तो आपको रट के ही जाना है कि अमाउंट पेएबल इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50,000 इन डेथ, 25,000 इन परमानेंट डिसेबलमेंट। इसको मत भूलना आप, परमानेंट डिसेबलमेंट है ना। 50 और 25 आधा है तो याद करने में आसानी रहेगी, लेकिन नो फॉल्ट लायबिलिटी की मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50,000 है और डेथ में, और 25,000 है परमानेंट डिसेबलमेंट में। अब आ गया मोटर व्हीकल एक्ट 2019। इसके अंदर क्या है? इंक्रीज किया गया कंपनसेशन मिनिमम हिट एंड रन केसेस के लिए। अब आप कंफ्यूज हो गए कि नो फॉल्ट लायबिलिटी है, तो ये चीज अलग है सर। ये वो चीज है कि आपको साबित नहीं करना है कि किसकी गलती थी। ये चीज है हिट एंड रन, हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट। ये बनाया है अलग चीज के लिए, ये बनाया गया है अलग चीज के लिए। तो हिट एंड रन के लिए क्या है? डेथ में 25,000 है। 25,000 चेंज हो गए, डबल अमाउंट कैसे आ गया भाई? पहले तो सिंगल ही थे। चलो कुछ नहीं, बढ़िया है, नई किताब में कुछ तो चेंज हुआ। इंक्रीज द मिनिमम कंपनसेशन फॉर हिट एंड रन केसेस इन रोड एक्सीडेंट 25,000 से 2 लाख, और ग्रीवियस इंजुरी 12.5 से 50,000। पहला तो अमाउंट आधा हो रहा है बट नहीं हो रहा है, तो ये दोनों आपको अलग अलग ही याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है सर? ग्रीवियस इंजुरी। इसको ध्यान में रखना, ये हिट एंड रन है, हिट एंड रन। इसमें डेथ में 25,000 से 2 लाख और 12.5 से 50। ग्रीवियस इंजुरी में गहरी चोटें में। ग्रीवियस इंजुरी क्या आती है? बोन का टूट जाना वगैरह, ये सब ग्रीवियस इंजुरी में आता है। ये परिभाषा हिट एंड रन की एक बार पढ़ के चले जाएंगे तो काम हो जाएगा। हिट एंड रन एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ मोटर व्हीकल और मोटर व्हीकल द आइडेंटिटी वेयर कैन नॉट बी असर्टेन्ड इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल एफर्ट फॉर द पर्पस। मतलब आपने एफआईआर कराई, आपने नॉर्मल सारे एफर्ट किए, गाड़ी नंबर भी नहीं लिखे, एफआईआर में पुलिस वाले भी नहीं ला पाए, तो वो अनट्रेसेबल हो जाती है थर्ड पार्टी, तो हिट एंड रन में उसको कंसिडर किया जाता है। हिट एंड रन केसेस कहाँ से पे होते हैं सर? सोलाटियम फंड, इसको मार्क कर लेंगे अपन।
क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी तो मिल नहीं रही अपने को, तो वो सोलाटियम फंड से पे होंगे। सोलाटियम फंड कब बना था? 1 जुलाई 1989। उसमें पहले क्या था? पहले 25,000 डेथ के लिए था और 12.5 ग्रीवियस हर्ट के लिए था, जो कि अब बढ़ गया है। बढ़ा हुआ है वो, अभी आपने यहाँ पे मार्किंग करा दिया था। अब एक लाइन अपन ये मानेंगे, द इनलैंड स्टीम वेसल एक्ट अमेंडमेंट 1977, ये क्या काम करता है? ये एक्ट जो है कंपलसरी है ओनर और ऑपरेटर के लिए, इनलैंड वेसल जो अंतर्देशीय जहाज हैं उनके लिए, कि उनको लीगल लाइबिलिटी, डेथ, इंजरी टू थर्ड पार्टी के लिए इंश्योरेंस लेना है। उसके बाद में आ गया मरीन एक्ट 1963। तो ये यूके के मरीन एक्ट 1906 के हिसाब से कोडिफाई किया गया है। प्रिंसिपल लॉज वगैरह सारे के सारे लगभग सेम हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। उसके बाद में कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 1925, ये एक्ट क्या हमको दिखाता है? मिनिमम राइट, लाइबिलिटी, इम्यूनिटी ऑफ शिप ओनर। शिप ओनर की क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या उसके राइट्स हैं, ये सब कहाँ लिखा हुआ है। तो अपने को सिर्फ इतना इतना ही करना है भाई, बाकी का छोड़ दे। इतना इतना करना है कि वो क्या क्या काम करता है। मरीन एक्ट है तो वो यूके के मरीन एक्ट 1906 के ऊपर आधारित है, बस इतना ही ध्यान रखना। ये नीचे का कुछ अगड़म बगड़म कोई मतलब नहीं है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, ये क्या करता है? प्रोटेक्शन टू शिप ओनर। तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है, दिस एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू शिप ओनर, बस। बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट, भाई जो भी माल आप भेजोगे उसकी बिल्टी दोगे, वो बिल्टी, दिस एक्ट डिफाइंस द कैरेक्टर ऑफ बिल ऑफ लैंडिंग एज एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरियज मतलब आपने किसी को माल पहुंचाने का ठेका दिया, जैसे कि आप देते हो कोरियर वाले को या कुछ भी, तो वो आपको बिल्टी देगा। तो ये शिप ओनर और शिपर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो प्रूफ है वो बिल ऑफ लैंडिंग होगा। ये अपने को बिल ऑफ लैंडिंग एक्ट में लिखा गया है। द इंडियन पोर्ट्स मेजर पोर्ट्स 1963, ये क्या बताता है? लाइबिलिटी ऑफ पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, बस इतना सा अंडरलाइन कर लो कि उनकी कस्टडी में, अगर पोर्ट ट्रस्ट की कस्टडी में कोई भी माल डैमेज होता है, क्या होता है, तो उनकी क्या जिम्मेदारी, लाइबिलिटी बनती है, ये सब इसमें लिखा है। वर्ड जो अपने को याद रखना है, इंडियन पोर्ट्स मेजर एक्ट, ये किसके लिए बनी हुई है? लाइबिलिटी ऑफ पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। इंडियन रेलवे एक्ट, ये तो रेलवे ही है, इसमें तो कुछ है नहीं, रेल तो रेल ही है भाई। कैरियर एक्ट, बाय रोड, इसके अंदर क्या नियम है? जो बाय रोड आपका सामान जाता है उसमें कैरियर की क्या गारंटी बनेगी उसकी? अगर वो थर्ड पार्टी लॉस कोई उसमें आ जाता है, पब्लिक लाइबिलिटी, तो उसमें भी कैरियर की क्या, कैरियर का क्या मतलब है यहाँ पे? ट्रांसपोर्टर, उसकी क्या जिम्मेदारी बनेगी? सेम है कैरियर बाय एक्ट एयर 1972। ये क्या करता है कि माल आप एयर से भेज रहे हो तो उसमें क्या क्या जिम्मेदारी बनेगी पैसेंजर और माल के लिए। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट, आपका माल यहाँ से बाय रोड गया, फिर बाय ट्रेन गया, फिर एरोप्लेन से गया, फिर सऊदी अरेबिया पहुंचा, तो उसके अंदर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट के अंदर सब लिखा हुआ है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, तो वो इसमें आएगा। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, जिसका कि नया नाम है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, ये दोनों अपन मार्क करेंगे। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, यहाँ पे लिख लो न्यू नेम उसका क्या है? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट।
इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय की क्या जिम्मेदारी बनती है, अगर काम करते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए, डिजीज हो जाए, तो जिसने नौकरी पे रखा हुआ है उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, वो लिखा हुआ है। उसके बाद में आ गया ईएसआई, सबने सुना होगा ईएसआई। ईएसआई वो ये है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपली ये सबको ध्यान है कि जो भी काम कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस होना चाहिए। मजदूर हो चाहे आपका एम्प्लॉय हो, उसका इंश्योरेंस जो भी कंपनी मालिक है या फैक्ट्री मालिक है उसको कराना अनिवार्य है, वो सब इसमें लिखा हुआ है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी प्रीमाइसेस है जो बिजनेस कर रही है उससे पब्लिक को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी उस बिजनेसमैन की होगी, तो पब्लिक लायबिलिटी एक्ट के हिसाब से उसको कौन कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या क्या है, क्या क्या रिलीफ मिलना चाहिए अगर किसी फैक्ट्री के वेस्ट से नॉर्मल किसी आदमी को, नॉर्मल सिटीजन को कोई डैमेज हुआ है, कोई हैजार्डियस सब्सटेंस से डैमेज हुआ है, तो उसको क्या फॉल्ट, नो फॉल्ट पे, फॉल्ट बेसिस पे क्या रिलीफ मिलना चाहिए डेथ वगैरह पे, वो सब इसमें लिखा हुआ है। द सेल ऑफ गुड एक्ट, माल बेचना है तो कैसे बेचना है। इंडियन स्टाम्प एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट का तो आप आंसर दे दोगे पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्ट किस में काम लेते हैं, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस में। बस ये प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस ध्यान में रखना। इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 ये क्या बोलता है, इंडियन स्टाम्प एक्ट बोलता है कि एक पॉलिसी जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टैम्प्ड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टाम्प एक्ट। द इंडियन स्टाम्प एक्ट रिक्वायर्ड दैट a policy of insurance be stamped in accordance with the schedule of rate prescribed therein। जो इसके अंदर रेट लिखी हुई है, मान लो 20 पैसे का स्टाम्प लगना है तो 20 पैसे का स्टाम्प उस पर लगा हुआ होना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि पॉलिसी स्टाम्प लगना चाहिए पॉलिसी पे, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। आईपीसी इंडियन पिनल कोड, एफआईआर सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं जिनका डेफिनेशन आपको पढ़ के जाना है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप कर लो। सेक्शन 390 रॉबरी। रॉबरी सबसे पहले तो थेफ्ट, 378 थेफ्ट। थेफ्ट कब होती है, जब कोई आदमी डिसऑनेस्टली किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन एक दूसरे आदमी से ले ले विदाउट उसकी कंसेंट के, तो वो थेफ्ट है। अब आ गया रॉबरी, तो इसमें यही समझना है कि एक आदमी ने डिसऑनेस्टली मतलब धोखाधड़ी से कोई चीज चुराई है तो वो थेफ्ट है। ऐसे सिंपल समझ के जाओ, वहां पे लिखा हुआ होगा समझ जाओगे तुम। रॉबरी कब है, इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। रॉबरी में क्या होगा, या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा। तो जब रॉबरी है तो थेफ्ट रॉबरी कब बनती है, थेफ्ट और रॉबरी चीज एक ही है, कुछ ना कुछ चीज वो किसी आदमी से लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डिसऑनेस्टी से लिए, धोखा करके लिए। रॉबरी कब है, जब किसी को भी डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या डर दिखा के या इंस्टेंटली हर्ट करके वो चीज ली जाती है, तो ये एक्सटॉर्शन है, धमकी। रॉबरी कब बनती है धमकी, जब डर हो इंस्टेंट डेथ का, इंस्टेंट हर्ट का, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का टू सम अदर पर्सन by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the thing extorted, जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, रॉबरी में एक्सटॉर्शन का मतलब क्या है कि उस आदमी को धमकी दी, उसने ले जाके दे दिया। रॉबरी में तब क्या हुआ, उसने उसको मारा पीटा और वो चीज खोस ली।
उसके बाद में डकैती। डकैती कब होती है? अब यहाँ पे जो कर रहा था ये दोनों एक ही आदमी कर सकते हैं। थेफ्ट भी एक आदमी कर सकता है, रॉबरी भी एक आदमी कर सकता है। रॉबरी एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, थेफ्ट भी एक से ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली डकैती कब होती है? तो डकैती जब मानी जाएगी जब 5 या 5 से ज्यादा आदमी एक ही क्राइम कर रहे हैं, तो उसको डकैती माना जाता है। तो यहाँ पे 5 या 5 से ज्यादा आदमी, ये इंपॉर्टेंट है डकैती के लिए, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। 5 या 5 से ज्यादा आदमी चोरी करेंगे तो नहीं होगा, 5 या 5 से ज्यादा आदमी रॉबरी करेंगे तो उसको डकैती माना जाएगा। तो रॉबरी में क्या आ गया? फोर्सफुल चीजें आ गई, उसको भयभीत किया, चाकू दिखाया, वो सब किया, या उसको चोटें पहुंचाई, उससे जबरदस्ती छीन ली। तो 5 से कम आदमी कर रहे हैं तो वो रॉबरी है, और 5 से ज्यादा आदमी कर रहे हैं तो वो डकैती माना जाता है। उसके बाद में आ गया हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग में क्या मतलब है? 5 तरह से आप कोई आदमी काम करे 6 तरीके से, तो उसको हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। नंबर 1, वो कोई आदमी अंदर आए या बाहर जाए किसी दूसरे की बिना परमिशन के, उसको हाउस ट्रेसपासिंग बोलते हैं। हाउस ट्रेसपासिंग का मतलब है कि छुपके से किसी के घर की या किसी की बाउंड्री में घुस जाना, वो हाउस ट्रैपिंग अगर चुपचाप की गई है तो उसको हाउस ब्रेकिंग में गिना जाएगा। ट्रेसपासिंग कब माना जाएगा? जब किसी ने देख लिया है, किसी के देखते देखते घुस गया। सेकेंडली, if he enters or quit through any passage not intended by any person, ऐसे किसी भी रास्ते से घुस रहा है जो कि उस तरह से यूज करने के लिए नहीं बनाया गया, या वो रास्ता नहीं है, मतलब दीवार फांद के घुस रहा है, ताला तोड़ के घुस रहा है, ये क्लाइंबिंग ओवर एनी वॉल और बिल्डिंग आ गया ना, उस तरह से। तीसरी बात, हाउस ट्रेसपासिंग से जो रास्ता बनाया गया था, इलीगल रास्ता, उसी से अगर कोई घुस रहा है तो वो भी हाउस ब्रेकिंग में है। चौथा, अगर वो लॉक खोल के घुसता है हाउस ट्रेसपासिंग करने के लिए, तो वो भी हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। If he effect his entrance and departure by using criminal force या committing assault या threaten, धमकी दे के दरवाजा खुलवाता है या चौकीदार से मार पिटाई करके जाता है, तो वो भी हाउस ब्रेकिंग है। अगर छठा क्या है? इफ ही एंटर्स या क्विट बाय एनी पैसेज ही नोज हैव बीन फास्टन, मतलब उसको पता है कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है, चिटकने लगी हुई है, बोल्ट कसे हुए हैं, उसको भी तोड़ के वो बाहर निकल रहा है, तो वो भी हाउस ब्रेकिंग है। डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब आपने किसी और की प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली अपने नाम करवा ली, वो है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriate or converts to his own property। कोई आपका भरोसे वाला है या कोई हिस्सेदार है जिसकी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा है, लेकिन उसने पूरा कब्जा कर लिया, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर सिंपल सा है, जिसको आपने हाउसकीपर को रखा हुआ था या किसी को कोरियर वाले को दिया, वो ट्रक वाला आपके माल पे कब्जा करके बैठ गया। क्रिमिनल ब्रीच क्लर्क और सर्वेंट, जैसा कि आपको पढ़ने में आ रहा है, अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्लर्क या सर्वेंट जो उसके यहाँ पे काम करता आ रहा है, उसने कोई प्रॉपर्टी में छेड़छाड़ की है, कोई चीज अपने नाम करवा ली है, तो वो है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट, एजेंट, ये भी उसी तरीके का ही है। किसी एजेंट के पास आपके कागज गिरवी पड़े थे, उसने अपना नाम करा लिया। स्टोलन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी द पोजीशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या रॉबरी से
अगर किसी जगह पे या किसी चीज पे कब्जा किया है तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी है। Dishonestly receiving stolen property. Whoever dishonestly receives or retain any stolen property. चोरी की हुई चीज को भी डिसऑनेस्टली अगर किसी ने वापस से रख लिया या ले लिया तो वो कहते हैं ना कि चोरी का माल खरीदने पे भी सजा है, वो वाला है ये। ठीक है सर। अब डॉक्यूमेंट में फ्रॉड कैसे होते हैं? फॉर्जरी, सेक्शन 463 फॉर्जरी। फॉर्जरी का क्या मतलब है? Whoever makes any false document or false electronic record or part of document with an intent to cause damage or injury to public or any person or to support any claim title का क्या मतलब है? मालिकाना हक। To cause any person to part with property or to enter into any express or implied contract, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में घुसना चाह रहा है विथ इंटेंट टू कमिट फ्रॉड, तो उसको बोलते हैं फॉर्जरी। तो फॉर्जरी को आप याद कैसे रखोगे? जो भी एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया, या फिर उस डॉक्यूमेंट का एक पार्ट फर्जी बनाया, जैसे उसके अंदर 3 पेज थे, अब उसने 4 कर दिए, 3 थे उसने 2 पेज कर दिए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसने मॉडिफाई किया, इसलिए किसी भी जने को इंजरी, चोट वगैरह पहुंचाने के लिए या उस प्रॉपर्टी या वस्तु को अपना नाम करने के लिए, वो फॉर्जरी कहलाता है। और फॉर्जरी के अंदर जो वर्ड आया मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, इसका क्या अर्थ है? सेक्शन 464 बोलता है मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट। ये क्या है? एक पर्सन को तब बोला जाता है कि आपने मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट का आपके ऊपर आरोप है, तो मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट बनाने वाला क्या करता है? या तो पूरा डॉक्यूमेंट बनाएगा, साइन करेगा, सील करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसकी पावर्स का यूज करेगा डॉक्यूमेंट की। तो ये सारी डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली, बिना ओनर की मर्जी से, धोखाधड़ी से कोई भी डॉक्यूमेंट बनाता है, उसके साइन यूज करता है, सील यूज करता है, मेक और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड को उसके अकाउंट से ईमेल करता है, एफिक्स एनी डिजिटल सिग्नेचर, सिमिलर चीज हो गई, ये फिजिकल हो गया, ये डिजिटल सिग्नेचर हो गया। मेक मार्क डिनोटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, जैसे कि कोई चेक है उस पर साइन किया, तो वो तो फॉल्स डॉक्यूमेंट है ही। अब आपने जाके उसको बैंक में भूलने के लिए भी दे दिया, तो आपने उस चेक को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने का मतलब है उस कागज को काम में लेना, तो वो भी मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट के अंदर ही आएगा। सेकेंडली, यहाँ पे उसने बनाया, यहाँ पे अगर वो डिसऑनेस्टली फर्जी साइन करके कोई कागज कैंसिल कर देता है या किसी कागज में अल्टरेशन कर देता है, वो भी इसी के अंदर आएगा। थर्डली, अगर कोई सामने वाला आदमी दारू के नशे में है या उसकी मेंटल स्टेट सही नहीं है और उससे धोखे से आप वो साइन करा लेते हो, तो वो भी मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट के अंदर ही आएगा। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जो भी क्लर्क फलाना डिमगड़ा है, वो उनका इंटेंशन क्या रहता है? डिफ्रॉड, डिस्ट्रॉय, अल्टर, मैनिपुलेट, म्यूटिलेट्स। म्यूटिलेट का मतलब हो गया उसका रूप चेंज कर देना। फॉल्सिफाइड एनी बुक, खाता बही के अंदर अगर कोई भी क्लर्क, सर्वेंट, ऑफिसर छेड़छाड़ करते हैं तो उसको फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद में ये सब आपके अंडरलाइन ही है भाई साहब, इसमें कुछ भी, ये सारे टाइटल आपको, ये 3 नंबर आते हैं इसमें से कि मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट क्या है, रॉबरी क्या है, तो ये सारे अंडरलाइन वाले ही हैं। रायोटिंग, रायोटिंग का क्या मतलब है? व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन अनलॉफुल असेंबली, ये भी आगे अपन पढ़ेंगे। अनलॉफुल असेंबली के द्वारा कहीं पे भी फोर्स या वायलेंस यूज होता है, या उसके किसी भी मेंबर द्वारा फोर्स या वायलेंस यूज होता है फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली, असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसको रायोटिंग बोला जाता है। अब अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? अनलॉफुल असेंबली होती है 5 या 5 से ज़्यादा लोग जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है?
कोई क्रिमिनल फोर्स को लागू करना, क्रिमिनल फोर्स दिखाना, किसको दिखाना, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, इन सबको अपना जोर दिखाना। सेकेंडली, अगर कोई कानून लागू हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में जाना। तीसरा, कोई भी बदमाशी या क्रिमिनल ट्रेसपास करना 5 या 5 से ज्यादा जनों का एक कॉमन एडवेंचर के लिए। यहाँ पे वो लूट नहीं कर रहे हैं, रायोटिंग में लूट नहीं हो रही है, ये किसी चीज के लिए बल का प्रदर्शन कर रहे हैं, लूट नहीं रहे। इनका मोटो पैसा नहीं है, पैसे का मोटो होता है तो वो डकैती में चला जाएगा। इनका है बलपूर्वक कोई चीज मनवाना, जिसको कि यहाँ पे बोला है क्रिमिनल फोर्स। चौथा क्या है, कोई भी क्रिमिनल फोर्स दिखा के उससे प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेना या उसको वो काम नहीं करने देना जो उसका राइट है। पांचवा, किसी आदमी से ऐसा कराना जो वो नहीं करना चाहता। मान लो कि 5 जने मिलकर गए, उन्होंने बोला कि भाई तू अपना ये ऑर्डर वापस ले, जबकि वो लेना नहीं चाहता है पुलिस वाला, तो भी उसको बोला तू, या किसी को बोला तू रिजाइन कर दे, तो वो भी अनलॉफुल असेंबली का काम है। पब्लिक न्यूसेंस, a person is guilty of public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission which cause common injury, danger or annoyance to the public। पब्लिक को नुकसान होने वाला कोई भी एक्ट या फिर कार्य जो करता है उसको पब्लिक न्यूसेंस में लिया जा सकता है। डिफेमेशन, ये बिल्कुल सिंपल है, सबको पता है। किसी ने किसी की टांग खींच दी, सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बोल दिया ये चोर है, फलाना है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ या पैसों में लॉस हुआ, किसी भी टाइप का लॉस हुआ, वो डिफेमेशन। इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिससे डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। पहला एक्सेप्शन क्या है, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड्स रिक्वायर। जनता के हित में अगर कोई सच बोला गया तो वो इस परिभाषा में नहीं आएगा। दूसरा क्या है, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक कंडक्ट ऑफ मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उन्होंने जनता के हित के लिए कुछ किया और आप उस पर कुछ पब्लिक न्यूसेंस का केस लगाते हो तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि उसने जनता के लिए ही वो चीज बोली है। जैसे कि सभी अपने घरों में रहो, आज भारत बंद है, तो उसको आप पब्लिक न्यूसेंस में नहीं डाल सकते कि ये पब्लिक न्यूसेंस फैला रहा है। उसके लिए 2 चीजें जरूरी, क्या, पब्लिक कंडक्ट और पब्लिक सर्वेंट। तीसरा, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन इज नॉट डिफेमेशन। ये क्या आ गया, जानना चाहता है भारत क्यों टैक्स बढ़ाया। अब ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, कॉमन पब्लिक का क्वेश्चन हो गया कि टैक्स क्यों बढ़ाया, या क्लेम सेटलमेंट का टैट आपने 7 दिन से 15 दिन क्यों किया, उसका रीजन बताओ। तो IRDA ये नहीं बोलेगा कि आप हमको डिफेम कर रहे हो, क्योंकि ये जनता का आम क्वेश्चन है, वो इस परिभाषा में नहीं आता। अब आ गया इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे, ये अपन कल पढ़ेंगे। आधी किताब हो गई है, आधी करनी है।